हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं SSC MTA 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 21 है और इससे पहले हम 20 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 17 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन? तो 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय था कर्जन। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्जन। यह भारत का वायसराय था। कर्जन यह सबसे युवा वायसराय था। ठीक है ना, भारत का सबसे युवा वायसराय था कर्जन। ठीक है, फिर बात करें हम कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग यह अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। ठीक है ना, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। और ठीक है, फिर आगे बात करें हम लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी यह भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी इसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। ठीक है, भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है क्योंकि इसने पहली रेल लाइन शुरू की थी 1853 में, जो कि थी बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है ना, बम्बई से ठाणे के बीच चली थी पहली रेलवे लाइन। ठीक है, जिसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, और इसे ही भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में और बात करें तो लॉर्ड डलहौजी इसने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था। ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था डलहौजी ने और पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, इसके अलावा डलहौजी इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की शुरुआत की थी। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की शुरुआत की थी। ठीक है, किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, जिसे हड़प नीति और चूक नीति भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत अगर किसी भी राज्य का अगर उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसे ब्रिटिश में मिला लिया जाता था। तो इसकी शुरुआत यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसे हड़प नीति और चूक नीति भी कहते हैं, तो इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ओके, फिर हम बात करें लॉर्ड हेस्टिंग, तो लॉर्ड हेस्टिंग यह बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ओके, लॉर्ड हेस्टिंग। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध उपन्यास मूल रूप से बांग्ला में देवदास और परिणीता लिखे हैं? तो किसने प्रसिद्ध उपन्यास देवदास और परिणीता लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने, नवीन चंद्र सेन, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी? तो यह जिसने लिखा है वो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, यह एक बंगाल के महान लेखकों में से एक थे। ठीक है ना, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने ही देवदास और परिणीता लिखे हैं। ठीक है, फिर हम बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने आनंद मठ लिखा है। ठीक है ना, आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके अलावा इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि है वंदे मातरम। ठीक है,
पहले इन्होंने लिखा था, उसके बाद ऐसे राष्ट्रगीत बनाया गया था, ठीक है ना, वंदे मातरम को। ओके, सॉरी। फिर है नवीन चंद्र सेन, तो ये बंगाल के साहित्य में महाकाव्य कविता लिखी थी नवीन चंद्र सेन ने, जो की थी रेव तक, ठीक है, रेव तक इन्होंने लिखी थी, इसके लिए नवीन चंद्र सेन को जाना जाता है महाकाव्य, ठीक है। फिर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें कवि गुरु, गुरुदेव, इन नामों से इन्हें जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर यह पहले गैर यूरोपीय, पहले एशियाई व्यक्ति, पहले एशियाई और पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य में, ठीक है ना, साहित्य में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है, नोबेल शांति, एक मिनट, ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए, ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया था, नाइटहुड की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था, लेकिन इन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण नाराज होकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, पल्लवों का पहला सामंत कौन था? हर्षवर्धन, राजेंद्र, अशोक या विजयालय? तो पल्लवों का पहला सामंत कौन था? तो जो पहला सामंत था वो था विजयालय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजयालय। विजयालय यह चोल वंश का संस्थापक था, ठीक है, चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। ओके, फिर अशोक, तो अशोक यह मौर्य वंश का सम्राट था, मौर्य वंश का तीसरा सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था, ठीक है, अशोक। फिर राजेंद्र, तो राजेंद्र यह चोल वंश के शासक थे। ओके, चोल वंश, चोल प्रथम के यह शासक थे, ठीक है। फिर हर्षवर्धन, तो यह वर्धन वंश के राजा थे, ठीक है, वर्धन वंश के राजा, शासक या सम्राट थे हर्षवर्धन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये है मेरा क्यूआर कोड, आप इस पर कर सकते हैं एज यू विश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को स्थानीय रूप से पेंडा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को स्थानीय रूप से पेंडा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट, एनाल्जेसिक्स दवाओं का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो एनाल्जेसिक्स दवाओं का उपयोग ये किया जाता है दर्द और बुखार को कम करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, दर्द और बुखार कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1983 में क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो 1983 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान संदीप पाटिल, सचिन तेंदुलकर, मोहिंदर अमरनाथ या कपिल देव? तो जो 1983 का क्रिकेट मैच विश्व कप हुआ था, इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे कपिल देव, ठीक है, कपिल पाजी। राइट आंसर ऑप्शन डी। सचिन तेंदुलकर ये भी भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, मास्टर ब्लास्टर भी इन्हें कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? पहला, यह कार्यपालिका अधिकारियों पर रोक लगाता है और कानून के शासन को लागू करता है। दूसरा, यह संघीय संतुलन बनाए रखता है। सी है, यह भूमि अभिलेखों और राजस्व संग्रह को बनाए रखता है।
और डी है यह मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर है। तो इनमें से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? तो जो महत्वपूर्ण कार्य नहीं है वो है यह भूमि अभिलेखों और राजस्व संग्रह को बनाए रखता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के वनों में आवनूस, महोगनी, सिनकोना आदि पेड़ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार वन, मैंग्रोव वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो किस प्रकार के वनों में आवनूस, महोगनी, सिनकोना आदि पेड़ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सभी जीवित जीव कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कई साल पहले मृत और दबे हुए पौधे उच्च तापमान और उच्च दबाव में धीरे धीरे कोयले में बदलने लगे। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण, काला सोना निर्माण, पीट निर्माण या कंपोस्टिंग? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कार्बनीकरण। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध भिक्षुओं और विष्णुओं के अवशेष रखने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की संरचनाओं का उपयोग किया जाता है? तो बौद्ध भिक्षुओं और विष्णुओं के अवशेष रखने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की संरचना का उपयोग किया जाता है? स्तूप, गृह, विहार या गर्भगृह? तो संरचनाओं को रखने का उपयोग किया जाता है, तो ये है स्तूप का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष हमें बतानी, ठीक है। तो बॉम्बे 1885, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। फिर कलकत्ता 1896, तो इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी रहीमुल्ला एम सयानी ने। फिर सूरत अधिवेशन 1907 में, तो ये किसने की थी? रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता। और कानपुर में 1925 में, तो ये की थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू यह पहली भारतीय महिला आईएनसी अध्यक्ष थी, ठीक है। और व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो यह आईएनसी के पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने 1885 में बॉम्बे में आईएनसी की अध्यक्षता की थी, ठीक है। और आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जैमिनिया और कोशितकी नृत्यों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में है? आगम, ब्राह्मण, पुराण या वेद? तो जैमिनीय और कोशितकी नृत्यों का उल्लेख यह किस में है? तो ये है ब्राह्मण में। राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्राह्मण। ओके, चलिए नेक्स्ट है, स्तंभों का मिलान कीजिए। दक्षिण भारतीय राजा और उनके वंश से हमें मिलान करना है। तो सबसे पहला है मारवारमन सुंदर पांड्यन, ठीक है। तो मारवारमन सुंदर पांड्यन ये है कौन से वंश के राजा हैं? तो ये हैं पांड्य वंश के राजा। फिर है कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ये किस वंश के राजा हैं? तो ये हैं तुलुवा, ठीक है। फिर है नरसिंह द्वितीय, तो ये है होयसल वंश के। फिर है तेलपा तृतीय, तो ये है चालुक्य वंश के। तो राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट का सी, ठीक है। सेकंड का है डी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम समुदाय में निम्नलिखित में से किस दिन को शोक दिवस मनाया जाता है? तो मुस्लिम समुदाय में किस दिन को शोक दिवस मनाया जाता है? बकरीद, मुहर्रम, शब बारात या बारात? तो जिस दिन शोक दिवस मनाया जाता है मुस्लिम समुदाय में वो है मुहर्रम में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुहर्रम। इसी साल मुस्लिमों के नए साल की शुरुआत होती है, ठीक है ना, मुहर्रम में।
चलिए नेक्स्ट है, भारत के योजना आयोग के अनुसार 2004-5 में गरीबी रेखा से नीचे भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत के योजना आयोग के अनुसार 2004-5 में गरीबी रेखा से नीचे भारत की कुल जनसंख्या की प्रतिशत कितना था? तो ये था 27.5%। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गीता चंद्रन को 2007 में पद्मश्री मिला, जो एक प्रसिद्ध नर्तकी हैं। सत्रिया, भरतनाट्यम, ओडिसी या मोहिनीअट्टम। तो गीता चंद्रन को 2007 में पद्मश्री मिला, जो एक प्रसिद्ध नर्तकी भरतनाट्यम की नर्तकी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का, उड़ीसी उड़ीसा का, मोहिनीअट्टम केरल का, सत्रिया तो ये था असम का। इसके अलावा और 4 शास्त्रीय नृत्य है जो है कुचिपुड़ी, तो ये है आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी। फिर है कथकली, तो ये है केरल का, केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। ओके, फिर कथक, तो कथक ये है उत्तर प्रदेश का। और फिर है मणिपुरी, तो जो है मणिपुर का। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है ना, संगीत नाट्य अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है ना, संगीत नाट्य अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संस्कृत मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य है। तो जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ। ठीक है, 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? छऊ। और छऊ यह भी कितने 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का छऊ होता है। इसमें होता है पुरुलिया छऊ, एक मिनट, पुरुलिया छऊ। ओके, फिर है मयूरभंज छऊ, और एक और है, एक मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है ना, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ, और एक और वो मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सबसे पहले किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि कोशिकीय पूर्व मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है? तो सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाएं से उत्पन्न होती हैं, तो ये किया था रुडोल्फ बर्ची ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, रुडोल्फ बर्ची। ओके, नेक्स्ट है, हाँ मुझे याद आ गया। ठीक है ना, एक और कौन सा जो शास्त्रीय नृत्य है, हाँ वो है सरायकेला। ठीक है, सरायकेला छऊ, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सरायकेला छऊ। ठीक है, तो ये है 9वां शास्त्रीय नृत्य छऊ के 3 प्रकार। ओके, चलिए नेक्स्ट है, चलिए तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है, उस्ताद घग्गे खुदा बख्श किस घराने से जुड़े थे? दिल्ली घराना, बनारस घराना, आगरा घराना या ग्वालियर घराना? तो उस्ताद घग्गे खुदा बख्श यह आगरा घराने से जुड़े थे। राइट आंसर ऑप्शन सी, आगरा घराना। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 80। तो कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो ये है अनुच्छेद 84। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, यह देखा गया है कि एक बच्चे की हृदय गति प्रति मिनट 135 बार है। हृदय की धड़कन आवृत्ति है, तो हृदय की धड़कन आवृत्ति है ये है 2.25 हर्ट्ज। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की मानक लंबाई क्या है? 70 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर या 40 मीटर? तो ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की मानक लंबाई ये है 50 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या सबसे कम है? तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार
किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या सबसे कम है? तो ये है सिक्किम में। राइट आंसर ऑप्शन बी सिक्किम। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अक्टूबर 2023 में रघुवर दास को भारत के किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो अक्टूबर 2023 में रघुवर दास को भारत के किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा का। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है। जनवरी 2023 में वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिल सके? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिल सके। ठीक है, अब हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और इसका मुख्यालय है तो ये है मुंबई में। ओके, फिर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1919 में और इसका मुख्यालय जो है तो ये है बेंगलुरु में। ठीक है, फिर कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 में और इसका मुख्यालय है बड़ोदरा, गुजरात में। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन सेवाएं डैश का एक उदाहरण है। तो मनोरंजन सेवाएं यह किसका उदाहरण है? तो ये है उपभोक्ता वस्तुओं का उदाहरण। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।